चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी का सेट 2। इसका कुछ सामान्य निर्देश सेट 1 में दिया गया था, उसे हम पढ़ करके उस निर्देश को जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले खंड क में अपठित बोध को देखते हैं। स्वावलंबन का अर्थ है अपना आलंबन, अर्थात आश्रय या सहारा, आप बनना। किसी दूसरे पर बोझ न बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना, आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी की बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखा करता। स्वावलंबन का क्या अर्थ है? स्वावलंबन का क्या अर्थ है? दूसरों पर आश्रित रहना, अपना सहारा स्वयं बनना, खुश नहीं रहना, दुख पीड़ा सहना। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है अपना सहारा स्वयं बनना। परावलंबी कैसे लोग होते हैं? परावलंबी कैसे लोग होते हैं? दूसरों पर आश्रित लोग, दूसरों पर आश्रित न रहने वाले लोग, सुखी रहने वाले लोग, अपना सहारा स्वयं बनने वाले लोग। तो इसका सही आंसर है अपना सहारा स्वयं बनने वाले लोग। परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? आश्रय देने वालों की, आश्रय नहीं देने वालों की, आत्मनिर्भर व्यक्ति की, किसी की नहीं। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है आश्रय देने वालों की। परावलंबी आश्रय देने वालों के अधीन बनकर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? परावलंबी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, आत्मनिर्भर व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है आत्मनिर्भर व्यक्ति। व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है? व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है? ईश्वर के समान, पशुओं और कीड़े मकोड़े के समान, वीरों के समान, परावलंबी के समान। तो इसका सही आंसर है पशुओं और कीड़े मकोड़े के समान होता है। निम्नांकित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 8 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखकर बाधा विविध बहु विध न घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके पूरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में ही वे फूले फले, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके घर है जी में यह ठाना। पद्यांश में निम्न किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है?
जो बाधाओं से घबराते नहीं, जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, जो भाग्य के सहारे रहते हैं, जो परिश्रम नहीं करते। तो इसका सही आंसर है जो बाधाओं से घबराते नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख आने पर कौन घबराते हैं? जो मेहनती होते हैं, जो मेहनती नहीं होते हैं, जो वीर होते हैं, जो हिम्मती होते हैं। तो जो मेहनती नहीं होते हैं दुख आने पर घबरा जाते हैं। समय आने पर परिश्रमी लोग इसका सामना कर लेते हैं। परिश्रमी लोग समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? गिद्धड़ों का, सियार का, शेर का, रात दिन का। तो इसका सही आंसर है शेर का। समय आने पर परिश्रमी लोग शेर का भी सामना कर लेते हैं। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है कठिन परिश्रम करना, भूख शांत करना, गंभीर संकट में पड़ना, कठिनाइयों को झेलना। तो इसका लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है कठिनाइयों को झेलना, कठिनाइयों को झेलना। वीर शब्द का विलोम है, वीर शब्द का विलोम है साहसी, कायर, हिम्मती, बहादुर। तो इसका सही आंसर है कायर। खंड ख व्याकरण से कुछ प्रश्न उत्तर दिया गया है, इनका भी हम लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सोहन देर से सोता है, रमा पत्र लिखती है, मैंने उसे पुस्तक दी, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है सोहन देर कर सोता है या सोहन देर तक सोता है। इस वाक्य में कौन अकर्मक क्रिया है? इस वाक्य में कौन अकर्मक क्रिया है? बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर है वह बच्ची सो रही है। बच्ची सो रही है अकर्मक क्रिया है। इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है? मामूली, आम का फल, साधारण, इमली। तो आम का अनेकार्थी शब्द इमली नहीं है। यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन है अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर है अवयवी भाव समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई व्यक्ति का लोप हो जाता है वहाँ कौन सा समास होता है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक, प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, आश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो यह मिश्र वाक्य है। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह डॉट डॉट अव्यय कहलाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, निपात। तो इसका सही आंसर है समुच्चय बोधक अव्यय।
कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डॉट डॉट होती है, प्रधानता होती है, निरस्त होती है, सरल होती है, संयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर है प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन सा भेद है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कर्तृवाच्य। खंड ग पाठ्य पुस्तक से कुछ क्वेश्चन आंसर दिया गया है, जिसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उसका सही उत्तर का चयन करेंगे। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है। सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? फसल अट नहीं रही है, यह दंतुरित मुस्कान, उत्साह। तो इसका सही आंसर है यह पंक्ति फसल से लिया गया है। फसल किसका जादू है? नदियों के पानी का, हवाओं की थिरकन का, मिट्टी की गुणधर्म का, सूर्य की किरणों का। तो इसका सही आंसर है नदियों के पानी का फसल है, जादू है। फसल किसका रूपांतरण है? सूर्य की किरणों का, नदी के जल का, किसान के हाथों का, मिट्टी की गुणधर्म का। तो इसका सही आंसर है सूर्य की किरणों का। फसल सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का, जल का, हवा का, हाथों का। तो इसका सही आंसर है फसल मिट्टी का गुणधर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। यह है पंक्ति उत्साह कविता से लिया गया है। उत्साह कविता में आई निदाघ शब्द का क्या अर्थ है? अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक बरसात, बसंत। तो इसका सही आंसर है अत्यधिक गर्मी। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? कृष्ण को, कवि को, उद्धव को, ग्वालों को। तो इसका सही आंसर है कृष्ण भाग्यवान उद्धव को कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? कबूतर के समान, हारिल के समान, मोर के समान, बाज के समान। तो इसका सही आंसर है हारिल पक्षी के समान। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 30 तक का सही उत्तर का चयन करें। पान वाले की खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोड़ थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हलदार साहब अभी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चकोर चाहिए तो कैप्टन किधर से लाए? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर
दूसरा बिठा दिया। प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत। एक कहानी यह भी लखनवी अंदाज, तो यह नेताजी के चश्मा पाठ से लिया गया है। पान वाले के मुंह में क्या ठूस रखा था? पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? रोटी, चावल, पान, बिस्कुट। तो इसका सही आंसर है पान। पान वाले मुंह में पान ठूस रखा था। पान वाला कैसा आदमी था? पान वाला कैसा आदमी था? सुंदर और ईमानदार, काला, मोटा और खुश मिजाज, देशभक्त और समझदार। देशभक्त और ईमानदार। तो इसका सही आंसर है काला, मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन, हवलदार साहब, पान वाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कैप्टन। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को, रैदास को। तो इसका सही आंसर है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत कबीरदास को अपना साहब मानते थे। पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? पतोहू के दूसरी शादी नहीं करने का आदेश, पतोहू को दूसरी शादी करने का आदेश, बहू को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पतोहू को दूसरी शादी करने का आदेश दिया था। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार, दस्तकारी, खेती बाड़ी, उद्योग। तो इसका सही आंसर है खेती बाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? एकलौती बेटी, एकलौता बेटा, एक बेटा और एक बेटी, एक भी नहीं। तो इसका सही आंसर है एकलौता बेटा बाल गोविंद भगत के था। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। हम यह उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। माता लेखक को क्या सानकर खिलाती थी? दाल भात, चूड़ा दही, दही भात, दाल रोटी। तो इसका सही आंसर है लेखक को माँ दही भात सानकर खिलाती थी। खाना बनाने के बाद पिताजी लेखक को क्या कहते थे? खाना खाने के बाद पिताजी लेखक को क्या कहते थे? बैठकर पढ़ो, सो जाओ, अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, घर के बाहर मत जाओ। तो खाना खाने के बाद पिताजी लेखक को कहते थे, अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? मोटर गाड़ी, गुड्डा गुड़िया, मिट्टी के खिलौने, काठ का घोड़ा। तो लेखक
काठ का घोड़ा लेकर खेलने के लिए जाते थे। लास्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? तोता, मैना, गाय, बैल। तोता, हंस, मोर, हाथ। तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर। इनमें सभी, तो इसका सही आंसर है तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि पक्षियों के नाम आए हैं। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।